चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में कुछ दिन पहले मैं निकल पड़ा एक ऐसी जगह जहां दिन रात चारों पहर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। एक ऐसी जगह जहां की यात्रा को सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है। ऐसी जगह जहां चारों तरफ जय माता दी का जय घोष सुनाई देता है। ये जगह है जम्मू कश्मीर के कटरा में त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी की यात्रा, जहां जाकर मुझे पर्सनली सबके एक होने का एहसास हुआ। सभी सेवा भाव में लीन, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सबका एक ही लक्ष्य कि कैसे मां के दर्शन हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप वैष्णो देवी की यात्रा को कम से कम समय में कर सकते हैं। साथ ही इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो चलिए मेरे यानी दीपक झा के साथ शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा। माता वैष्णो देवी की यात्रा के लिए मैं सबसे पहले दिल्ली के सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन से जम्मू पहुंचा। वहां से दूसरी ट्रेन लेकर पहुंच गया कटरा। कटरा तक पहुंचने के लिए आप अपने शहर से बाय ट्रेन आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके लिए बीच में कुछ जगह पर इंटरचेंज करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कई शहरों से बस के माध्यम से भी यहाँ आया जा सकता है, या फिर फ्लाइट से जम्मू तक पहुंचकर वहां से कटरा के लिए टैक्सी भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कटरा तक पहुंचने की बात। अब कटरा पहुंचकर जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है यात्रा पर्ची का होना, जिसकी सुविधा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड दोनों ही जगह पर है। मैं रेलवे स्टेशन पर ही यात्रा पर्ची के लिए लाइन में लग गया, जिसके लिए मुझे तकरीबन 20 मिनट का समय लगा। यात्रा पर्ची एक तरीके का रजिस्ट्रेशन है, जिससे यात्रियों की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके लिए नाम, शहर का नाम और पोस्टल पिन कोड पूछते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बाहर निकलते ही पुलिस बल की तैनाती मंदिर का रास्ता दिखा रही थी। यहाँ से बाहर निकलकर मुझे सेलिब्रिटी का एहसास करवाते हुए ये ऑटो वाले मिले, जिनकी मदद से बाणगंगा तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। ऑटो वालों से बात करने पर उन्होंने समझाया कि आप चाहे तो कटरा मार्केट में कुछ समय रुककर फ्रेश होकर यात्रा के लिए निकल सकते हैं। यहाँ कटरा मार्केट में काफी होटल हैं, जो कि भीड़ के हिसाब से अपने रेट कम ज्यादा करते रहते हैं। इस रूम के लिए मुझसे एक दिन के 800 रुपए मांगे और फ्रेश होकर एक्स्ट्रा बैग यहीं लॉकर में जमा कराने के 300 रुपए में बात की। इसके साथ ही यहाँ से बाणगंगा तक की ड्रॉप और पिकअप की फैसिलिटी भी इसी में दे दी। तो अब नहा धोकर मैं तैयार हो गया हूँ और अब मैं चल रहा हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। लगभग 2 घंटे आराम करने के बाद मैं इसी कैब से निकल गया बाणगंगा के लिए और लगभग 15 मिनट में बाणगंगा के लिए चेक इन पोस्ट पर पहुंच गया। यहाँ लगभग 1.5 घंटे की लंबी वेटिंग के बाद अब मैंने यात्रा की शुरुआत की। यहाँ अंदर जाते ही दुकानें दिखनी शुरू हो जाती हैं, जहाँ खाने पीने की सारी चीजें बिक रही थी। कोल्ड ड्रिंक, बिस्कुट, टॉफी के अलावा जूस, गोलगप्पे, चाट जैसी अनेक चीजें बिक रही थी। करीबन 10-15 मिनट की चढ़ाई करते ही वो जगह दिखी जिसे बाणगंगा कहा जाता है। मान्यता है कि माता वैष्णो ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए बाण मारा, जिसके बाद यहाँ से गंगा रूप में जल की धारा निकली, जहाँ आज के समय लोग यहाँ पर स्नान आदि भी करते हैं। इस यात्रा में आप घोड़े, पालकी और पिट्ठू की भी मदद ले सकते हैं, जिसकी रेट लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बाणगंगा में और यहां से हम चलेंगे मां वैष्णो देवी के दरबार की ओर और करते हैं दर्शन। अब करीबन शाम के 4:30 बजे मैंने यहाँ से यात्रा की शुरुआत की। इस रास्ते में सबसे मजेदार बात ये थी कि यहाँ हर कोई सेवा भाव में दिखा। जैसे जैसे चढ़ाई बढ़ रही थी वैसे वैसे सामान के रेट भी बढ़ने लगे। इस रास्ते में हर कुछ दूरी पर शौचालय, स्नान घर, मेडिकल रूम जैसी मूलभूत सुविधा देखने को मिल जाती है। इसके अलावा श्राइन बोर्ड की कैंटीन हर कुछ दूरी पर मिल जाती है, जहां काफी रीजनेबल रेट पर नाश्ता और खाने का सामान मिल जाता है। इस रास्ते में कई छोटे बड़े मंदिर हैं, साथ ही गुरुकुल इत्यादि भी देखने को मिले। अब समय आ गया था इस यात्रा के पहले पड़ाव का। 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद अब मैं पहुंच गया चरण पादुका स्थान के लिए। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहां पर माता वैष्णो कुछ पल के लिए रुकी थी, और इसी मान्यता के कारण आज भी भक्त यात्रा के दौरान यहाँ चरण पादुका के दर्शन करते हैं।
इस पूरी यात्रा में जगह जगह पर सीढ़ियां भी मौजूद है, लेकिन सभी सीढ़ियों पर नोटिस लगा हुआ है कि बूढ़े व्यक्ति, बच्चे और दिल के मरीज इससे यात्रा ना करें। और ये मैंने ले लिया था एक शॉर्टकट, लेकिन ये शॉर्टकट जितना लिया उतना ही महंगा पड़ गया। इस सीढ़ियों में चलने वक्त सांस बहुत फूल रही है और इससे बढ़िया सीधे सीधे वाला रास्ता है। तो एक्सपेरिमेंट किया था, सबक मिल गया, तो अब मैं जा रहा हूँ सीधे प्लेन रूट से। असल में इससे थकान बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो चढ़ाई और ऊपर से सीढ़ियाँ। यहाँ से आगे चलने पर अगला पड़ाव अर्धकुमारी का आता है। यहाँ से भवन की ओर जाने पर रास्ता 2 भागों में बढ़ जाता है। एक हिमकोटी होते हुए भवन को जाता है, तो दूसरा हाथी मत्था होते हुए। ये हाथी मत्था वाला रास्ता ही अर्धकुमारी की ओर जाता है। यहाँ से अब मैं चल पड़ा आगे के लिए। अब ये वो समय था कि बस लग रहा था कि जल्दी से दर्शन हो जाए। जितना चलता जा रहा था, ये रास्ता उतना ही दूर होता जा रहा था और देखते ही देखते अब मैं पहुंच गया अर्धकुमारी, जहां टोकन लेकर आगे की चढ़ाई शुरू की। अर्धकुमारी में यहाँ खाने पीने की काफी दुकानें थी और हर दुकानों पर उतनी ही ज्यादा भी। यहाँ एक नजारा ऐसा दिखा जिसे देखकर महसूस हुआ कि ये स्टिंग सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं, बल्कि इन बंदरों के बीच भी उतनी ही ज्यादा पॉपुलर है। थोड़ा सा आगे चलते ही ये रास्ता काफी आसान लग रहा था। एकाएक चढ़ाई खत्म हो गई, जिससे पैरों की स्पीड अपने आप ही बढ़ गई। छोटा रास्ता और उसका असर मुझे देखने को मिल रहा है। ये पूरे ढलान में चल रहे हैं और स्पीड जो है काफ़ी बढ़ गई है। तो मिलते हैं आगे। बने रहिए मेरे यानी दीपिका के साथ, देखते रहिए मनघुमक्कड़। देखते देखते फाइनली मुझे ये 3 दोस्त मिले, जिनके साथ मिलकर मैंने भवन तक की यात्रा की और 8 बजते बजते मैं भवन तक पहुंच गया। यहाँ लॉकर में सामान वगैरह जमा करके लग गया लाइन में दर्शन के लिए। और आधे घंटे के अंदर मैं दर्शन करके बाहर निकल आया। तो इस तरह लगभग 5 से 5.5 घंटे के अंदर मैंने ये यात्रा पूरी कर ली। अब यहाँ कुछ खा पी कर मैं निकल गया भैरव बाबा मंदिर के लिए, जहाँ की चढ़ाई अब और भी ज्यादा कठिन सी लग रही थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब लग रहा था कि अब पैर उठ ही नहीं रहे हैं। खैर जैसे तैसे मैंने ये यात्रा पूरी की और लगभग 1.5 घंटे में मैंने बाबा भैरव के दर्शन कर लिए। और इतनी रात होने के बावजूद कुछ ऐसा दिख रहा था यहाँ का नजारा। अब यहाँ से नीचे उतरने की बजाय मैंने दोबारा से भवन में जाने की सोची और सुबह एक बार फिर से माता के दर्शन करके नीचे जाने का प्लान किया। सबसे मजेदार बात यह रही कि भैरव मंदिर जाने के लिए चढ़ाई में जितनी दिक्कत आ रही थी, उतरना उतना ही ज्यादा आसान था। करीब 25 मिनट के अंदर मैं भैरव दरबार से नीचे भवन पर आ गया। अब यहाँ रात में सोने के लिए जगह पता करने पर पता चला कि सारे रूम लॉन्च सब फुल है। यहाँ 100 रुपए प्रति कंबल के हिसाब से आप अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग कंबल किराए पर ले सकते हैं, जिसके पैसे बाद में पूरे वापस मिल जाते हैं। अपना सामान एक बार फिर से मैंने लॉकर में जमा किया और अब मैं आराम कर अगली सुबह दर्शन करके नीचे की ओर आ गया। दरबार में और यहाँ पे मेरे दर्शन काफ़ी अच्छे हुए और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ अर्धकुमारी की ओर, जहाँ पे टोकन ले रखा है मैंने, और देखते हैं वहाँ पे। यहाँ वापसी में मैंने पहली बार अर्धकुमारी में दर्शन किए और ये एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। पतली पतली सी संकरी से रास्तों में कहीं पर लेटकर तो कहीं पर रेंगते हुए निकलना सच में काफी अच्छा अनुभव था। यहाँ से नीचे उतरकर आधा दिन कटरा मार्केट में बिताकर इन यादों को जहन में समेटकर मैंने इस यात्रा का समापन किया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट करें, दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और चैनल मनघुमक्कड़ को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।